नमस्ते मित्रों, शब्द शक्ति आज का टॉपिक होगा शब्द शक्ति। शब्द विचार वाला चैप्टर लगभग कंप्लीट होने को है। इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उन वीडियोज को जरूर देखें, अर्थात क्रम से देखें। मैंने क्रम से ही वीडियो बनाए हैं, क्रम से आप वीडियो देख लीजिए। जहाँ पर शब्द विचार शुरू है वहाँ से शुरू कीजिए आप लिखना शब्द वाला चैप्टर। तो शब्द विचार का लगभग ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है या थर्ड लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद कुछ एक दो टॉपिक और आएंगे। आज का हमारा है शब्द शक्ति। आज का टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन अवश्य आता है शब्द शक्ति से। अक्सर दूसरे तीसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख रहे हैं नीचे लाइक का बटन बना होगा, लाइक का बटन ऐसे ऊपर को बटन बना होगा, लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मुझे आपके लिए काम करने की और अधिक प्रेरणा देता है। ज्यादा लाइक आए तो मैं और उत्साह से काम करता हूं। भाई हाँ ठीक है, ज्यादा लोग मुझे उत्साह दे रहे हैं, ठीक है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए इत्यादि। देखिए, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द से ही पता चल रहा है। देखो क्या लिखा है, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति। अब देखिए शब्द शक्ति क्या है। बहुत शब्द में ही शक्ति है, शब्द में एक पावर है, शब्द में एक शक्ति है। क्या शक्ति है शब्द में? अगर मैं ध्यान से समझना, इसका अर्थ बता रहा हूं, पहले फिर लिखाऊंगा इसकी परिभाषा। हाँ, पहले इसका अर्थ समझो। देखो, अगर मैं ऊंट कह रहा हूं तो आपको ऊंट कहते ही क्या कुत्ता याद आ रहा है? मैं ऊंट कह रहा हूं तो क्या बिल्ली याद आ रही है? कभी नहीं। आप ऊंट कहते ही समझ जाएंगे रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक लंबा सा जानवर, एक ऊंचा सा जानवर। अगर मैं कहूं चारपाई, अगर मैं कहूं चारपाई, चारपाई कहते ही आपको क्या छत याद आएगी? क्या आपको दरवाजा याद आ रहा है? चारपाई कहूंगा तो आप समझ जाएंगे जिसमें शयन के योग्य है, जो शयन जिसमें किया जाता है, चारपाई, चार पैरों वाली शयन के जिसमें सोया जाता है। वो दिमाग में खुद चारपाई का अर्थ निकलने लगेगा, है ना। मैंने जैसे ऊंट का तो खुद दिमाग में ऊंट का चित्र सा बनने लगा, ऊंट सा याद आने लगा। आप ऊंट कहते बिल्ली। यही तो शब्द की शक्ति है कि आप जो बोलते हैं, जिस शब्द को बोलते हैं उसका अर्थ ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगता है। यह शब्द की शक्ति है। शब्द का अर्थ ध्यान से समझना, लिखा रहा हूं इसके बाद। शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो दिमाग में खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि शब्द में शक्ति होती है। शब्द में अगर शक्ति नहीं होती तो कहां से अर्थ याद आ जाता आपके मन में? शब्द बोलते ही अर्थ समझ में आ जा रहा है दिमाग में, इसलिए क्योंकि शब्द में शक्ति है। शब्द और उसके अर्थ के बीच जो संबंध है ना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। शब्द व उसके अर्थ के बीच जो संबंध है वही शब्द शक्ति है। उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द है तो अर्थ होता है। इससे पहले वाले वीडियो देख लें, शब्द विचार वाला चैप्टर। शुरू में शब्द किसे कहते हैं? शब्द उसी को कहते हैं जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है वही शब्द शक्ति है। और इस शक्ति द्वारा ही हम उस शब्द का अर्थ, उस शब्द के विषय में ज्ञान कर लेते हैं कि हाँ इसके लिए बोला गया है, ठीक है। इसलिए शब्द शक्ति में शब्द के तीन वेद होते हैं। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के तीन अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहले हम शब्द शक्ति के बारे में लिखते हैं। लिखिए, शब्द शक्ति के बारे में लिखिए। शब्द व अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, एक चीज पहले समझिए, लिख दिया ना। एक जगह लिखा है शब्द ब्रह्मा है। इसका मतलब क्या है? शब्द ब्रह्मा है का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी है शब्द। ब्रह्म माने पूर्ण, ब्रह्म माने पूर्ण। यहां पर ब्रह्मा का अर्थ पूर्ण है और शब्द अपने आप में पूर्ण है। शब्द भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ होता है। कोई शब्द बोलते ही उसका अर्थ आपके दिमाग में आ जाता है ना, क्योंकि वो पूर्ण होता है। पूर्ण होता है इसलिए दिमाग में अर्थ आ जाता है।
इसलिए शब्द भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा माने पूर्ण है यहां पर, ठीक है। पर लिखिए शब्द ब्रह्मा है, शब्द ब्रह्मा है, शब्द ब्रह्मा है। शब्द का निश्चित अर्थ होता है, ये पहले भी बता चुका हूं। लिखिए शब्द का निश्चित अर्थ होता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, पहले की वीडियो जरूर देख लीजिए। शब्द का निश्चित अर्थ होता है, लिखिए शब्द का निश्चित अर्थ होता है। उस अर्थ से हमें उस शब्द के विषय में ज्ञान हो जाता है, उस शब्द के विषय में ज्ञान हो जाता है, उस शब्द के विषय में ज्ञान हो जाता है, उस शब्द के विषय में ज्ञान हो जाता है। शब्द के इसी अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है, शब्द के इसी अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है, शब्द के इसी अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है, शब्द के इसी अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। लिखिए जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, ठीक है। पहले समझिए, 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे और समझेंगे, सुनेंगे। क्या जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं ना, तो या तो शब्द अपना मुख्य अर्थ देगा, या फिर वो क्या करता है, उस शब्द के लक्षणों को परखेंगे हम, उस शब्द के लक्षणों को। जैसे यहां देखिए, यहां पर एक शब्द लिखा है हाथी। हाथी शब्द का अर्थ हाथी होता है। हाथी कहते हैं, आपको सूंड वाला हाथी समझ में आ गया। हाथी कहते हैं, दिमाग में हाथी का चित्र सा बनने लगता है। हाथी का मुख्य अर्थ यही है, हाथी का मुख्य अर्थ वही जानवर, सूंड वाला। लेकिन अगर हाथी काफी विशालकाय होता है शरीर का, अगर कोई बहुत मोटा व्यक्ति हो और वो जा रहा हो, तो हम कई बार क्या बोल देते हैं, मोटा व्यक्ति जा रहा हो तो हाथी जा रहा है। हाथी तो जा नहीं रहा होता है, मोटा व्यक्ति जा रहा होता है, हम बोल देते हैं हाथी जा रहा है। देखो उस मोटे व्यक्ति में हाथी के जैसे लक्षण थे, मोटापन, हाथी के जैसे लक्षण थे। एक शब्द की शक्ति क्या होगी, हाथी का अर्थ, हाँ, सूंड वाला हाथी जानवर, एक सूंड वाला एक जानवर हाथी। और दूसरा यहां पर शब्द हाथी का अर्थ क्या हो गया, लक्षणों के आधार पर हाथी का अर्थ मोटा व्यक्ति। मोटे व्यक्ति को हाथी कह दिया, लक्षण है उसके लक्षण किससे मैच कर रहे हैं, हाथी से, मोटापा में। यहां पर हाथी का जानवर वाला अर्थ नहीं है। हाथी जा रहा है कहेंगे तो जानवर जा रहा था उस समय, मोटा व्यक्ति जा रहा था वो। देखो यहां पर लक्षण मैच कर गए तो लक्षण के आधार पर अर्थ निकाल दिया। जानवर से अर्थ नहीं है, मोटे व्यक्ति से है, लक्षण उससे मैच कर रहे हैं, इसलिए लक्षण के आधार पर अर्थ। और कभी कभी क्या होता है, मुख्य अर्थ भी नहीं होता है और लक्षण के आधार पर भी अर्थ नहीं निकाला जाता है, बल्कि व्यंग के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, तब व्यंजना होती है 3 प्रकार से। तो अब मैं समझाऊंगा इनको। व्यंजना भी 2 प्रकार की होती, शाब्दी और आर्थी, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा इसको, पर अभी आपको क्या समझना है, लिखिए इसमें लिखिए, जब उसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो, इतना लिख दिया था, तो कभी वह सामान्य अर्थ, कभी वह मुख्य अर्थ, ऐसा लिखिए, कभी वह मुख्य अर्थ, कभी वह मुख्य अर्थ, तो कभी लक्षण के आधार पर अर्थ देता है, तो कभी लक्षण के आधार पर अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर अर्थ देता है, या फिर कभी आशय के आधार पर व्यंग अर्थ देता है, या कभी आशय के आधार पर व्यंग अर्थ देता है। मैं समझाऊंगा इनको। या कभी आशय के आधार पर व्यंग अर्थ देता है, व्यंग अर्थ देता है, व्यंग्यार्थ देता है, व्यंग्यार्थ देता है, व्यंग्यार्थ देता है, तो व्यंग्यार्थ देता है, तो यही शब्द की शक्ति कहलाती है, यही शब्द की शक्ति कहलाती है, शब्द की शक्ति कहलाती है। देखो और देखो, ध्यान से लिख दिया ना, हो गया। अब लिख दीजिए, एक पॉइंट लिख दीजिए, इस आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, इस आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, इस आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं।
इस आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अभिधा, हेडिंग लिख दीजिए, अभिधा वाच्यार्थ, अभिधा वाच्यार्थ, इसको वाचक भी कहते हैं। अभिधा वाच्यार्थ वाचक, अभिधा वाच्यार्थ वाचक। ठीक है, अब ये भी देखिए, अब इसको ध्यान से देखते हैं। या तो यहां ध्यान देना, अभिधा सीधा मुख्य अर्थ जो होता है, जैसे हाथी कहते ही हाथी याद आ गया आपको, सूंड वाला जानवर। ऊंट कहते ही आपको रेगिस्तान का एक लंबा ऊंचा जानवर। गधा कहते ही आपको गधा याद आ गया। इन शब्दों को बोलते ही कोई दूसरी चीज याद नहीं आती। हाथी बोल के बिल्ली याद नहीं आएगी आपको, बिल्ली का दिमाग में चित्र नहीं बनेगा। ऊंट कहते ही बिल्ली का चित्र नहीं बनेगा, या ऊंट कहेंगे तो हाथी का चित्र नहीं बनेगा। गधा कह रहे हैं तो फिर हाथी या ऊंट का चित्र नहीं बनेगा। गधा बोलते ही गधा दिमाग में एक चित्र सा बनने लगता है, वो जानवर गधा है। या फिर लोमड़ी बोल दिया तो लोमड़ी बोलते ही आपके दिमाग में लोमड़ी का एक चित्र बनने लगता है। लोमड़ी बोलते ही आपके दिमाग में कुत्ता या बिल्ली का चित्र नहीं बनने लगता है, क्योंकि इन शब्दों का जो मुख्य अर्थ होता है ना, वही अर्थ दिमाग में आने लगता है। इसलिए अभिधा किसको कहते हैं? मुख्य अर्थ को। शब्द का जो मुख्य अर्थ है वही अभिधा है। शब्द के मुख्य अर्थ को अभिधा कहा जाता है। ठीक है, अब लक्षण, इसी हाथी को एक मोटा आदमी जा रहा होता है तो हम क्या बोल देते हैं? हाथी जा रहा है। लक्षण मैच करते हैं उस मोटे व्यक्ति के हाथी से, इसलिए यहां पर हाथी जा रहा है लिख तो दिया, लेकिन किसके लिए लिखा? हाथी जा रहा है किसके लिए लिखा? मोटे के लिए। हाथी जा रहा है हमने क्या मोटे के लिए लिखे। ठीक है, मोटे व्यक्ति के गुण किससे मिल रहे हैं? हाथी से। तो उस पर इस समय हाथी का अर्थ हाथी न होकर क्या है? जानवर न होकर क्या है? मोटा। अब देखो इसका अर्थ हम लक्षण के आधार पर निकाले हैं। इस मोटे व्यक्ति के लक्षण हाथी से मैच करें, इस हाथी शब्द का अर्थ मोटा है तो लक्षण के आधार पर अर्थ निकाल लें, उसके लक्षण मैच कर रहे हैं उससे। अब देखो ऊंट खड़ा है, इसका अर्थ क्या होगा? ऊंट क्या होता है? लंबा होता है। ऊंट काफी लंबा होता है। और कोई लंबा व्यक्ति खड़ा हो तो हम क्या बोल देंगे उसके लिए? ऊंट खड़ा है। ऊंट तो खड़ा नहीं है ना, है तो व्यक्ति ही खड़ा, वो ऊंचा है, लंबा है, लंबा, और ऊंट भी लंबा होता है। तो लंबाई दोनों की लक्षण मैच कर रहे हैं। लंबे व्यक्ति के लक्षण किससे मिलते हैं? ऊंट से या बिजली के खंबे से। तो आप बोल दो ऊंट खड़ा है या बिजली का खंबा खड़ा है, वस्तुतः वो ऊंट भी नहीं है और बिजली का खंबा भी नहीं है, आदमी है। आदमी के लक्षण बिजली के खंबे से या ऊंट से मिलते जुलते हैं, इसलिए लक्षण के आधार पर अर्थ निकाल दिया लक्षणा। उसको लक्षार्थ या लक्षक, लाक्षणिक कहा जाता है, भी लिखाऊंगा। अब जब न मुख्य अर्थ, इसमें मुख्य अर्थ, इसमें लक्षण के आधार पर, न तो मुख्य अर्थ निकले न लक्षण के आधार पर अर्थ निकले, बल्कि व्यंग के आधार पर अर्थ निकले, तीसरा अपना अपना अर्थ निकालने लगते हैं, तो व्यंजना अभी समझाऊंगा। पहले आप लिखिए अभिधा। इसमें क्या होता है मैंने पहले बता दिया। अभिधा में क्या होता है? मुख्य अर्थ निकाला जाता है। क्या मुख्य अर्थ? तो लिखिए शब्द की जिस शक्ति द्वारा, शब्द की जिस शक्ति द्वारा, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो, किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो, शब्द की जिस शक्ति द्वारा, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध हो, मुख्य अर्थ का बोध हो, मुख्य अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा कहा जाता है। उसे अभिधा कहा जाता है। मुख्य अर्थ का बोध हो उसे अभिधा कहा जाता है। लिखिए मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, बोध होता है, मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो बोध होता है, बोध ज्ञान होता है, मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो बोध होता है, बोध माने ज्ञान होता है, मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। उसे समझा रहा हूं, लिखिए उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। उसे वाच्यार्थ कहा जाता है। वाच्यार्थ कहा जाता है। ध्यान से समझना, हाथी का मुख्य अर्थ हाथी है, ऊंट का मुख्य अर्थ ऊंट है। ठीक है, हाथी का मुख्य अर्थ हाथी है, ऊंट का मुख्य अर्थ ऊंट है। जानवरों से इसका अर्थ है। गधा का मतलब आदमी कहते हैं तो आदमी का अर्थ आदमी है। आदमी कहते ही गधा याद नहीं आएगा, आदमी कहते ही भालू याद नहीं आएगा आपको, आदमी आदमी याद आएगा। इनका मुख्य अर्थ है। और मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो ज्ञान होता है दिमाग में वही वाच्यार्थ है। आदमी कहती दिमाग में आदमी का ज्ञान होता है, गधा कहती गधा का ज्ञान होता है, हाथी कहती हाथी का ज्ञान होता है, उसी को वाच्यार्थ कहते हैं। इस अभिधा
मुख्य अर्थ को कहते हैं और मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो ज्ञान होता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, वाचक कहते हैं। ठीक हो गया? लिखिए लिखिए, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ लिखना, हाँ इसी में, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ मनुष्य द्वारा व्यवहार जगत में प्रयुक्त होता है। व्यवहार में हम इनका अर्थ यही निकालते हैं, हाथी का अर्थ हाथी, कम से कम बोलते हैं मोटे को हाथी, बहुत कम बोलते हैं, हाथी का अर्थ हाथी ज्यादा लगाया जाता है। तो लिखिए, इस प्रकार के शब्दों का अर्थ व्यवहार जगत में प्रयुक्त होता है, व्यवहार जगत में प्रयुक्त होता है। जैसे ही अभिधा का प्रयोग होता है, जैसे ही अभिधा का प्रयोग होता है, जैसे ही अभिधा का प्रयोग होता है, अभिधा का प्रयोग होता है, आप अभिधा का प्रयोग करते हो, जैसे ही अभिधा का प्रयोग होता है, श्रोता शून्य वाला, श्रोता शून्य वाला ब्रैकेट में लिख देना, नहीं समझ में आता है तो, श्रोता अर्थात शून्य वाला उसका प्रसिद्ध अर्थ ले लेता है, उसका प्रसिद्ध अर्थ समझ जाता है, उसका प्रसिद्ध अर्थ समझ जाता है, उसका प्रसिद्ध अर्थ समझ जाता है। माने हाथी का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? मोटा नहीं है ना हाथी का प्रसिद्ध अर्थ। हाथी का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? एक जानवर सूंड वाला। ऊंट का प्रसिद्ध अर्थ क्या है? ऊंट रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जानवर। हाँ, हाथी का लक्षण किससे? मोटे से मिलते हैं, मोटे के लक्षण हाथी से मिलते हैं। ऊंट खड़ा है कह रहे तो ऊंचे व्यक्ति के, लंबे व्यक्ति के, लंबे व्यक्ति के लक्षण किससे मैच करते हैं? ऊंट से। तो वो अलग बात है, हम तो साधारण अर्थ कह रहे हैं। हाथी का प्रसिद्ध हाथी है, ऊंट का प्रसिद्ध अर्थ ऊंट है, गधा का प्रसिद्ध अर्थ गधा है, लोमड़ी का प्रसिद्ध अर्थ लोमड़ी है। प्रसिद्ध अर्थ ले लेता है, ठीक है। जैसे लिख दीजिए हाथी, ऊंट, गधा, लोमड़ी इत्यादि, ठीक है। घर कुछ भी हो सकता है, पंखा, बिजली, ठीक है। अब लिखिए लक्षणा, अब लिखिए लक्षणा, लक्षार्थ, लक्षणा लक्षार्थ। इसके लिए लाक्षणिक शब्द का प्रयोग भी होता है। हाँ, लाक्षणिक, लाक्षणिक, लक्षक कई शब्दों में, ठीक है। लक्षणा लक्षार्थ। देखिए अभिधा किसे कहते हैं? मुख्य अर्थ को। मुख्य अर्थ द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, बोध होता है, उसको वाच्यार्थ। अब लक्षणा किसको कहते हैं? लक्षण के आधार पर जब अर्थ निकालते हैं तो लक्षणा, और उस अर्थ द्वारा हमें जो ज्ञान होता है उसको लक्षार्थ कहते हैं, ठीक है। अभी लिखा रहा हूं, पहले समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, पहले समझाता हूं। लक्षणा किसे कहते हैं ना। अब इस हाथी, मोटा व्यक्ति जा रहा था तो हमने क्या कहा? हाथी जा रहा है। तो हाथी नहीं जा रहा है, जा कौन रहा है? मोटा व्यक्ति, जा मोटा व्यक्ति रहा है। मोटे व्यक्ति को हाथी कह देना लक्षणा है, क्योंकि लक्षण मैच कर रहे हैं, लक्षण एक जैसा लक्षण है दोनों में। लंबे व्यक्ति को ऊंट कह देना लक्षण है। अगर कोई ध्यान देना, अगर कोई बैठा ऐसा व्यक्ति हो, चालाक हो, बहुत चालाक हो, बहुत चालाक व्यक्ति बैठा हो, तो हम क्या बोल देते हैं? लोमड़ी बैठी है, लोमड़ी बैठी है। लोमड़ी जो क्या बैठी है? व्यक्ति बैठा है, चालाक है। लक्षण किससे मैच कर रहे हैं? लोमड़ी से। लोमड़ी भी चालाक, व्यक्ति भी चालाक, तो लोमड़ी बोल देते हैं हम। लक्षण मैच करने के कारण लक्षणा है ना। तब क्या, जब मुख्य अर्थ से काम न चले बल्कि लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाए तो लक्षणा, और उस अर्थ द्वारा हमें जो बोध हो वो लक्षार्थ। तो लिखो लिखो लिखो, लक्षण अर्थात लक्षण के आधार पर शब्द का अर्थ। लक्षणा अर्थात लक्षण के आधार पर शब्द का अर्थ। लक्षणा अर्थात लक्षण के आधार पर शब्द का अर्थ। लक्षण के आधार पर शब्द का अर्थ। लिखिए, शब्द की इस शक्ति द्वारा उसके, शब्द की इस शक्ति द्वारा उसके, शब्द की इस शक्ति द्वारा उसके, शब्द की ये जो शक्ति है, इस शक्ति द्वारा उसके मुख्य अर्थ का बोध न होकर, मुख्य अर्थ का बोध नहीं होगा। मुख्य अर्थ का बोध किसमें होता है? अभिधा में। मुख्य अर्थ का बोध न होकर, मुख्य अर्थ का बोध न होकर, देखिए मुख्य अर्थ का बोध किसमें होता है? अभिधा में ना। इसमें मुख्य अर्थ का बोध न होकर उसके लक्षणों का के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है।
अर्थात अर्थ, अर्थात अर्थ प्रयोजनवश, प्रयोजनवश, अर्थ प्रयोजनवश निकाला जाता है, प्रयोजनवश स्वीकार किया जाता है, प्रयोजनवश स्वीकार किया जाता है। लिखो जैसे, जैसे, जैसे मोटे व्यक्ति को हाथी कहना, लिख दीजिए मोटे व्यक्ति को हाथी कहना। ठीक है, मोटे व्यक्ति को हाथी कहना, हाथी नहीं है वो, मोटा है, हाथी से लक्षण मैच कर रहे तो हाथी कह दिया। लिखो लंबे व्यक्ति को ऊंट कहना, लंबे व्यक्ति को ऊंट कहना। चालाक व्यक्ति को लोमड़ी कह देना, चालाक व्यक्ति को लोमड़ी कह देना। मूर्ख व्यक्ति को गधा कह देना। ठीक है, अब लिखिए व्यंजना, व्यंजना, अब लिखिए व्यंजना। जब देखिए अभिधा और लक्षणा, अभिधा और लक्षणा दोनों में ना ध्यान समझना, दोनों का तात्पर्य होता है। अभिधा का मुख्य तात्पर्य होता है, लक्षणा का लक्षण के आधार पर तात्पर्य अर्थ निकाला जाता है। लेकिन व्यंजना में क्या होता है, अभिधा और लक्षणा द्वारा तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है। तात्पर्य के आधार पर, यहां पर हाथी का तात्पर्य हाथी है, यहां पर हाथी का तात्पर्य मोटा है, या मोटा का तात्पर्य, हाथी का तात्पर्य मोटे से है। यहां पर हाथी का तात्पर्य हाथी है, यहां पर हाथी का तात्पर्य क्या है, मोटे व्यक्ति से है भाई। यहां पर हाथी का तात्पर्य मोटे व्यक्ति से है, ऊंट का तात्पर्य लंबे व्यक्ति से है। ठीक है, यहां पर भी तात्पर्य है, मुख्य तात्पर्य है, यहां पर भी तात्पर्य है, लेकिन कैसा, यहां पर तात्पर्य लक्षण के आधार पर है, दोनों में तात्पर्य। लेकिन व्यंजना में तात्पर्य के आधार पर अर्थ नहीं निकाला जाता। व्यंजना में क्या होता है, अभिधा और लक्षणा में तो तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है, जबकि व्यंजना में व्यंग्यार्थ निकाला जाता है, व्यंग के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। अर्थात व्यंजना में न तो मुख्य अर्थ निकाला जाता है, न तो लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, बल्कि सभी लोग अपने अपने आधार पर अर्थ निकालने लगते हैं। जैसे पहले समझाता हूं और समझ जाओगे अपने अपने आधार पर कैसे अर्थ निकालते हैं। देखिए, हाँ, इसके दो वेद होते हैं, दोनों में समझा देता हूं मैं, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। वैसे एक जनरली एक उदाहरण देता हूं मैं। देखिए, क्या अगर ऐसा सोच लीजिए, शाम का समय हो गया, सूर्यास्त होने को है, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्यास्त हो गया है, और दो पुजारी बैठे हैं, दो पुजारी बैठे हैं मंदिर में दो पुजारी बैठे हैं। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो एक पुजारी ने दूसरे पुजारी से क्या कहा, सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। तो दूसरा पुजारी क्या अर्थ निकाल लेंगे, दूसरे पुजारी उसका अर्थ ये नहीं निकालेंगे कि सूर्यास्त हो गया, हाँ सूर्य जा चुके हैं, शाम हो चुकी है, वो इसका अर्थ ये नहीं निकालेंगे। दूसरे पुजारी अर्थ तुरंत क्या निकालेंगे, सूर्यास्त हो गया है, ये सुनते ही पूजा का समय हो गया है मंदिर में, उन्होंने उसका अर्थ क्या निकाल लिया है, सूर्यास्त का अर्थ देखो पूजा का समय निकाल लिया। जबकि सूर्यास्त का अर्थ क्या होता है, सीधे अर्थ निकाले तो अभिधा के आधार पर अर्थ निकाले तो सूर्यास्त में सूर्य का अस्त होना, लेकिन व्यंजना के आधार पर अर्थ क्या निकाल दे रहे हैं, पूजा का समय। अच्छा, इसी बात को ध्यान से समझना, इसी बात को सामान्य 10 लोग बैठे हैं और वहां पर एक ने खड़े होकर कहा भाई सूर्यास्त हो गया है। तो एक पंडित जी बैठे थे, उन्होंने कहा मेरी पूजा का टाइम हो गया है, उसका अर्थ उन्होंने क्या निकाल लिया, पूजा का टाइम। और एक ऐसे व्यक्ति थे जो घूमने के लिए आए थे, उन्होंने कहा हाँ मेरे वापस घर जाने का समय हो गया है, उन्होंने अर्थ क्या निकाल लिया, सूर्यास्त का, घर जाने का समय। और एक पियक्कड़ शराबी था और शाम को सूर्यास्त के बाद पीता था, तो उसने क्या अर्थ निकाल लिया, सूर्यास्त हो गया, कहते ही मेरे पीने का समय शुरू हो गया। सब अपने अपने आधार पर अर्थ निकाल रहे हैं ना, सब अपने अपने आधार पर अर्थ निकाल रहे हैं। यही व्यंजना है, यही व्यंजना है। जब अर्थ अपने अपने आधार पर, मैं कुछ कहूं और आपने उसका कुछ अलग अर्थ ले लिया, तो वो क्या हो गया, व्यंजना हो गई। मैंने कुछ और कहा और आपने कुछ और अर्थ ले लिया, तो व्यंजना है। न तो मुख्य अर्थ है,
न लक्षण के आधार पर अर्थ है। मैं कुछ कह रहा हूं, आपने कुछ और ही समझ लिया, वो व्यंजना है। व्यंजना के भी दो वेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी। दो वेद होते हैं, कौन कौन से? शाब्दी और आर्थी। शाब्दी शब्द के आधार पर व्यंग्यार्थ निकाला जाता है, आर्थी अर्थ के आधार पर व्यंग्य अर्थ निकाला जाता है। कैसे? यहां देखिए, शाब्दी व्यंजना में शब्द के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। शाब्दी व्यंजना में कैसे? सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग। सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग। देखिए यहां पर क्या अर्थ निकालोगे? सोहत नाग माने नाग, आप सांप अर्थ निकाल दोगे। देखो आप अर्थ क्या निकाल लो? सर्प। लेकिन मैं नहीं निकालूंगा, मैं दूसरा अर्थ समझ रहा हूं, आप दूसरा अर्थ समझ रहे हो। आप नाग का अर्थ सांप समझ रहे हो, मेरे लिए यहां पर नाग का अर्थ क्या है? हाथी। मेरे लिए यहां पर नाग का अर्थ हाथी है। नाग माने हाथी भी होता है। सोहत नाग न मद बिना, मद माने घमंड, बिना घमंड के सांप अच्छा नहीं लगता है। सांप में गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, अपने विष पर सांप को घमंड होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? सोहत नाग न मद बिना, हाथी में भी मद होता है, काफी विशालकाय होता है, बड़ों बड़ों को पटक देता है, शेर को पटक के मार दे। तो हाथी को भी क्या होना चाहिए? मद होना चाहिए। देखो मैं अपना हाथी अर्थ निकाल रहा हूं, वो भी बिना मद घमंड के अच्छा नहीं लगता, और आप क्या अर्थ निकाल लें? नाग। तो यही तो शाब्दी व्यंजना है, यही तो शाब्दी व्यंजना है। तो आप अलग अर्थ निकाल रहे हैं, मैं अलग अर्थ निकाल रहा हूं, है ना? अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, शब्द के आधार पर अर्थ निकाल रहे हैं। अब आर्थी व्यंजना में अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। क्या अर्थ निकालोगे? आप निकालो तो अबला तेरी यही कहानी। अबला है महिला से क्या जा रहा है कि तेरी यही कहानी, ये तेरी एक ही यही कहानी है। आंचल में है दूध, आंचल में दूध है अर्थात स्तनों में जो दूध है, स्तन रूपी दूध, आंचल में तूने स्तन में दूध छिपा रखा है, और आंखों में है पानी, और आंखों में हमेशा आंसू बहाती है। आपने यह अर्थ निकाल दिया जो है सामान्य सा अर्थ जो दिख रहा है, लेकिन मैं दूसरा अर्थ निकाल ले रहा हूं। देखो दूसरा अर्थ, ये तो व्यंग्यार्थ है, मैंने अलग ही अर्थ ले लिया, आपने अलग ही अर्थ ले लिया, यही व्यंग्यार्थ है। क्या? अबला तेरी यही कहानी, महिला तेरी यही कहानी है, आंचल में है दूध, अर्थात आंचल में है दूध, स्तन रूपी दूध नहीं, आंचल में ममता छिपाए बैठी है। तू अपने आंचल में दूध नहीं बल्कि ममता, दूध का अर्थ ममता ले लेता हूं, ममता छुपाए बैठी है, ममत्व छिपाए बैठी है, प्रेम छुपाए बैठी है आंचल में। और आंखों में है पानी, आंखों में आंसू अर्थ नहीं है मेरे लिए यहां, और आंखों में है पानी, और अपनी आंखों में कष्ट को छुपाए बैठी है, सारे कष्टों को तू सहती है। मैं आंखों में है पानी का अर्थ आंखों में कष्ट लेकर चलती है, जीवन रूपी कष्ट। आंचल रूपी दूध में क्या? आंचल में ममत्व, और आंखों में पानी आंसू अर्थात कष्ट। मैं यहां पर ममत्व और कष्ट से ले रहा हूं, आपने सामान्य अर्थ लिया, यहां पर दूसरा अर्थ ले लिया मैंने कि महिला तेरी तो एक कहानी है, क्या तू अपने आंचल में ममत्व प्यार लेकर चलती है, और आंखों में कष्ट लेकर चलती है, जीवन रूपी कष्ट लेकर चलती है। ये देखिए मैं अलग ही अर्थ निकालूं और आप अलग ही दो अर्थ बता दे। देखो अपने अपने आधार पर अर्थ निकालना ही क्या है? व्यंजना है। तो व्यंजना लिखिए, इसको व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, व्यंग्यार्थ अलग अलग अर्थ। तो लिखिए व्यंजना, व्यंजना अभिधा व लक्षणा में तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से। इसमें तात्पर्य, हाथी का तात्पर्य जानवर, इसमें हाथी का तात्पर्य मोटा, समझाया अभी मैंने। इसमें हाथी का तात्पर्य जानवर, इसमें हाथी का तात्पर्य मोटा। अब यहां लिखिए, व्यंजना में लिखिए अभिधा व लक्षणा में तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है। अभिधा व लक्षणा में तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है, तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है। तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अर्थ निकाला जाता है, अर्थात अभिधा में मुख्य अर्थ लिखिए, अर्थात अभिधा में मुख्य अर्थ, अभिधा में मुख्य अर्थ व लक्षणा में लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, लक्षणा में लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। परंतु व्यंजना में न तो मुख्य अर्थ होता है, न लिखो, परंतु व्यंजना में न तो मुख्य अर्थ होता है, न तो मुख्य अर्थ होता है, न ही लक्षण के आधार पर अर्थ है।
नहीं लक्षण के आधार पर अर्थ है। न तो मुख्य अर्थ होता है, नहीं लक्षण के आधार पर अर्थ है। लिखो, अर्थात दोनों से भिन्न, अर्थात दोनों से भिन्न अर्थ निकाला जाता है। अर्थात दोनों से भिन्न अर्थ निकाला जाता है, भिन्न अर्थ निकाला जाता है, जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है, जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। लिखो, इस प्रकार की शक्ति में, इस प्रकार की शब्द शक्ति में, इस प्रकार की शब्द शक्ति में लोग अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। लोग अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं, अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं, अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। लिखिए, जैसे जैसे अपने अपने अनुसार अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, जैसे सूर्यास्त हो गया है, डैश करके लिखिए, शाम का समय सामान्य अर्थ है। ये सामान्य अर्थ है, ये व्यंजना नहीं है। डैश करके शाम का समय सामान्य अर्थ है। उसी के नीचे लिखिए क्या, रमेश के, लिखिए रमेश के जीवन का सूर्यास्त हो गया है, रमेश के जीवन का सूर्यास्त हो गया है। अब अर्थ क्या निकल जाएगा, जीवन का सूर्यास्त हो गया, मृत्यु से अर्थ है। देखो, सूर्यास्त का अर्थ है, यहां पर सूर्यास्त नहीं है, जीवन का सूर्यास्त माने मृत्यु। यहां पर लिखिए डैश करके मृत्यु। अब सूर्यास्त का अर्थ है, यहां पर सूर्यास्त न होकर क्या है, मृत्यु से है, जीवन का सूर्यास्त हो गया है, मृत्यु। ये व्यंजना है, ठीक है। अब व्यंजना के कितने भेद होते हैं, लिख दीजिए। व्यंजना के दो भेद होते हैं, व्यंजना के दो भेद होते हैं। व्यंजना के, इसको व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, हाँ, इसको व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, मैं लिखा हूं। व्यंजना के दो भेद होते हैं। नंबर 1 हेडिंग लिखिए, शाब्दी व्यंजना, सीधे हेडिंग ही लिख दीजिए, शाब्दी व्यंजना। नंबर 1 शाब्दी व्यंजना। लिखिए, शाब्दी व्यंजना में लिखिए, जब शब्द के कारण व्यंग्यार्थ निकले तो, जब शब्द के कारण व्यंग्यार्थ निकले तो शाब्दी व्यंजना होती है। जब शब्द के कारण व्यंग्यार्थ निकले तो शाब्दी व्यंजना होती है। शब्द के कारण व्यंग्यार्थ निकले तो शाब्दी व्यंजना होती है। शब्द के कारण व्यंग्यार्थ निकले तो शाब्दी व्यंजना होती है। जब शब्द के कारण व्यंग्यार्थ निकले तो शाब्दी व्यंजना होती है। ये उदाहरण लिखिए तो मैं इसका अर्थ लिख रहा हूं। हाँ, देखिए, ध्यान देना, यहां ध्यान देना, पहले हम समझाते हैं। सोहत नाग न मदबिना, नाग के दो अर्थ निकाले। नाग का सामान्य अर्थ तो क्या है, सर्प, ये सामान्य अर्थ है। और नाग का मैंने जो अर्थ बताया था, वो मैंने जो निकाला वो क्या, हाथी। देखिए, अपने अपने अनुसार अर्थ निकालो, चाहे तो आप अपने अनुसार सर्प बोलो, चाहे तो अपने अनुसार नाग का अर्थ हाथी भी होता है, नाग बोलो, अपने अपने अनुसार अर्थ निकालना ही क्या है। और यहां पर भी राग के भी दो अर्थ है। राग माने तान, और राग रागिनी नामक एक बालिका। मैं बालिका के अर्थ में लेता हूं तो देखो, क्या तान बिना नहीं राग, तान के बिना राग, राग एक राग, तान न बोल के यहां पर राग का अर्थ एक कोई छंद, तान के बिना छंद शोभा नहीं देता है। जैसे कोई भी छंद, एक चौपाई छंद, तान के बिना कोई छंद शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूं, तान के बिना रागिनी अच्छी नहीं लगती है। रागिनी नामक एक लड़की है, वो तान जब तक अच्छी तान में न गाए तब तक अच्छा नहीं लगता है। ये, या रागिनी का अर्थ गाने से भी हो सकता है। अपने अपने अर्थ निकालो, आप जो भी अर्थ निकालते हो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यही क्या होता है, शब्द के आधार पर जब अलग अर्थ निकले तो शाब्दी, अर्थ के आधार पर निकले तो आर्थी। शब्द के आधार पर देखो, नाग के अलग अलग अर्थ हैं, रागिनी, राग के दो अर्थ हैं, तो शब्द के आधार पर शाब्दी व्यंजना। और आर्थी व्यंजना में यहाँ किसी शब्द से लेना देना नहीं है, यहाँ पर पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ से अलग अलग अर्थ निकाला जाता है, इसलिए यहां आर्थी व्यंजना है। तो इसको लिख दीजिए, सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। नाग के अर्थ भी लिख दीजिए ऐसे ही, सर्प और हाथी। राग के अर्थ भी लिख दीजिए, छंद और रागिनी, छंद और रागिनी। ठीक है, ये वाला उदाहरण आप लिख चुके होंगे, सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। ठीक है, अब लिखिए आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना में क्या होता है, लिखिए आर्थी व्यंजना, जब अर्थ के कारण व्यंग्यार्थ निकाला जाए,
अर्थ के कारण व्यंग्यार्थ निकाला जाए, व्यंग्यार्थ निकाला जाए, अर्थात व्यंजना शब्द के कारण न होकर अर्थ के कारण हो, अर्थात व्यंजना शब्द के कारण न होकर अर्थ के कारण हो, अर्थ के कारण हो तो आर्थी व्यंजना कहलाती है, आर्थी व्यंजना कहलाती है, आर्थी व्यंजना कहलाती है। जैसे मैं इनके दोनों अर्थ भी लिखाऊंगा, तो आप पहले लिखिए, ये बहुत आते हैं एग्जाम में, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। आप लिखिए तो फिर मैं दोनों अर्थ लिखा रहा हूं, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। लिख चुके हैं ना? देखिए अब इसका अर्थ निकालना है। लिखिए, नीचे लिखिए नंबर एक, नंबर एक, स्तन का दूध व आंखों के, ये देखिए आंचल में है दूध, आंचल में स्तन का दूध। नंबर एक, स्तन का दूध, स्तन का दूध आंखों के आंसू, एक अर्थ हो गया, स्तन का दूध आंखों के आंसू, स्तन का दूध आंखों के आंसू, पहला अर्थ हो गया इसका। सामान्य अर्थ जो है कि अबला महिला स्त्री से, तेरी यही कहानी, तेरी एक यही कहानी है, तेरे आंचल में दूध, तो अपने आंचल में दूध छिपाए और आंखों में आंसू छिपाए बैठे, एक अर्थ हो गया, स्तन का दूध और आंखों के आंसू। दूसरा लिखिए नंबर दो, लिखिए आंचल में ममत्व प्यार, आंचल में है दूध माने ममत्व प्यार लिए फिरती है आंचल में, अपने बच्चे के प्रति आंचल में प्यार, दूध का अर्थ यहां पर प्यार है। देखो अब यहां पर आंचल में है दूध, यहां पर पूरे एक खाली दूध के अर्थ प्यार नहीं है, यहां पर पूरे आंचल में प्यार, आंखों में है पानी, आंचल में प्यार और आंखों में कष्ट और कष्ट सहन करने की क्षमता, आंखों में कष्ट सहन करने की क्षमता, आंखों में कष्ट सहन करने की क्षमता। यहां पर पानी का, आंखों में है पानी का मतलब आंखों के आंसुओं से न होकर कष्ट सहन करने की क्षमता से। पूरे टोटल का अर्थ देखो क्या, कि अपने आंचल में ममता और आंखों में कष्ट सहन करने की क्षमता लिए फिरती है। और पहले में सामान्य अर्थ क्या था, आंखों में, आंचल में दूध, स्तन रूपी दूध और आंखों में आंसू रूपी पानी दे, वो सामान्य अर्थ था। दो अर्थ, अलग अलग अर्थ निकाले, कोई तीसरा अर्थ निकाल दे, तो यही तो अर्थ के आधार पर जब अलग अलग अर्थ निकाला जाए तो आर्थी शब्द के कारण शाब्दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप पक्का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके शेयर लाइक कमेंट का हमें इंतजार रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक इंतजार कीजिए। थैंक यू।